सभी जानते हैं कि हर सुबह हम आपके साथ लेकर आते हैं हमारा गुड मॉर्निंग भारत शो। तो चलिए बढ़ चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। हमारी पहली खबर है, सरकार आज किसानों को देगी लिखित प्रस्ताव। किसानों ने कहा कि इस प्रस्ताव के बाद रणनीति पर करेंगे, आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंगलवार देर रात तक चली बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि बैठक में कृषि कानूनों पर किसान संगठनों की आपत्तियों पर चर्चा के बाद सरकार ने कहा कि वह बुधवार को इस बारे में लिखित प्रस्ताव देगी। किसान नेताओं के मुताबिक इन प्रस्तावों पर बुधवार को सिंघू बॉर्डर पर सभी किसान संगठनों के बीच विचार विमर्श होगा और तय किया जाएगा कि सरकार के साथ आगे की बैठक कब की जानी है। एआईकेएस नेता व भाकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य हन्नान मोल्ला ने कहा कि अमित शाह ने हमसे कहा कि सरकार जो संशोधन करना चाहती है वह उसे लिखित में देगी और हम तीनों कानूनों को निरस्त करना चाहते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। मोल्ला ने कहा कि हम बुधवार को सरकार के साथ होने वाली वार्ता में शामिल नहीं होंगे। गृह मंत्री के साथ बैठक के लिए किसान नेताओं को पूसा क्षेत्र में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह ले जाया गया। वहां गृह मंत्री और अधिकारियों के सामने किसानों ने कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग दोहराई और इस बारे में सरकार से केवल हाँ या ना में जवाब मांगा। इससे पहले बातचीत के लिए जिन किसानों को आमंत्रित किया गया था वे गृह मंत्री आवास पहुंचे थे। वहां उन्हें जब पता चला कि वर्चुअल बैठक होगी तो उन्होंने विरोध किया और नाराज होकर सिंघू बॉर्डर के लिए निकल गए। इसके बाद अफसरों ने शाह को पूरी जानकारी दी। मान मनोवल के बाद किसान लौटे और गृह मंत्री के साथ रात 8 बजे के बाद उनकी बैठक शुरू हुई थी। वहां किसानों ने गृह मंत्री से दो टूक कह दिया कि कृषि कानूनों को रद्द करने से कम पर वे नहीं मानेंगे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, टीकाकरण के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी इस्तेमाल होगी। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान में मोबाइल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस महामारी का टीका जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 4थे संस्करण का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश को दूरसंचार उत्पादों, उनके डिजाइन, विकास और विनिर्माण का बड़ा केंद्र बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। मोदी ने 5वीं पीढ़ी की मोबाइल सेवा या 5G मोबाइल नेटवर्क को जल्द से जल्द शुरू करने पर जोर देते हुए कहा था, अगले साल मध्य तक 5G सेवाएं संभव। ऐसा कहना है अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी जी का। अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अगले साल यानी 2021 की दूसरी छमाही में 5G सेवाएं शुरू करने का संकेत दिया। अंबानी ने मंगलवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्घाटन किया और साथ ही इसमें बताया कि अगले साल से 5G सेवाएं शुरू हो सकती हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, शांतिपूर्ण रहा किसानों का भारत बंद, मिला जुला रहा असर। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान पर मंगलवार को देश के कई हिस्सों में दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सड़क रेल यातायात भी बाधित हुआ। कुछ राज्यों से बंद से जनजीवन प्रभावित हुआ तो कुछ में मिला जुला प्रभाव देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह मुख्य सड़क व रेल मार्गों को बाधित किया। हालांकि बंद लगभग शांतिपूर्ण रहा और किसानों ने अपनी शक्ति प्रदर्शित की। बंद से आपात सेवाओं और बैंकों को दूर रखा गया, बैंक भी खुले रहे। अखिल भारतीय बंद को अधिकतर विपक्षी दलों और कई मजदूर संघों का समर्थन मिला। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार और महाराष्ट्र में भी बंद का असर देखा गया। हालांकि यह शांतिपूर्ण रहा। बंद के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कई स्थानों पर रेल पटरियां अवरुद्ध कर दी। वहीं आपको बता दें कि किसान धरने पर बैठे किसानों में 3 की मौत हो गई। किसान आंदोलन के दौरान धरने पर बैठे किसानों में 3 की बीते 24 घंटे में मृत्यु होने की सूचना आई है। मंगलवार को दिल्ली में बीबी गोर
की मौत हो गई व रोजाना कई लोगों के लिए रोटियां बना रही थी। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर पर सोनीपत के एक किसान अजय सिंह की मौत हो गई। दूसरी ओर जींद में भी धरने पर बैठे एक किसान की कथित तौर पर हृदय गति रुकने से मौत हो गई। सिंघू बॉर्डर पर धरने पर जिन किसान की मृत्यु हुई, इनकी पहचान सोनीपत जिले के गांव बरोदा के रहने वाले अजय के रूप में हुई है। वहीं आपको बता दें कि पिछले कई दिन से वह सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल थे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्हें किसानों से मिलने नहीं दिया गया। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि कृषि कानून के विरोध में उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में जाने की योजना बनाई थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसका पता चल गया और उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि सारा देश किसानों की मांग के समर्थन में एकजुट हो गया है। आज मेरा भी मन था कि मैं एक मुख्यमंत्री बनकर नहीं बल्कि आम आदमी बनकर बॉर्डर पर जाऊंगा, किसानों के समर्थन में बैठूंगा और एकजुटता जाहिर करूंगा और इसके बाद वापस आ जाऊंगा। मुझे लगता है कि उन्हें मेरी योजना पता चल गई, इसके बाद मुझे बाहर नहीं जाने दिया और ना तो किसानों से मिलने दिया गया। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है अमेरिकी सांसदों की प्रतिक्रिया पर, समर्थन पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। अमेरिका के कई सांसदों ने भारत में नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया है और उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। किसानों के प्रदर्शन पर विदेशी नेताओं के बयानों का भारत ने भ्रामक और अनुचित बताया है और कहा है कि यह एक लोकतांत्रिक देश का आंतरिक मामला है। अमेरिकी कांग्रेस के सांसद डग लामात्वा ने कहा कि भारत में अपनी आजीविका बचाने की खातिर और सरकार के भ्रामक अस्पष्ट नियम कायदों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पंजाबी किसानों का मैं समर्थन करता हूं। इस पर किसानों के प्रदर्शन पर विदेशी नेताओं के बयानों को भारत ने भ्रामक और अनुचित बताया है और कहा है कि यह एक लोकतांत्रिक देश का आंतरिक मामला है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है घटने लगे कोरोना संक्रमण के मामले। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से कि क्या वाकई में कोरोना संक्रमण के मामले घटने लगे। देश में कोरोना के मामले अब घट रहे हैं। 24 घंटे में करीब 5 महीने बाद मंगलवार को कोरोना विषाणु संक्रमण के 27,000 से कम नए मामले सामने आए। इसके साथ देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 97 लाख के पार चले गए, जिनमें से 91,78,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 26,567 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के कुल मामले 57,03,770 हो गए। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने संदेश में लोगों से छुट्टियों के दौरान विशेष सावधानी बरतने और गले मिलने से परहेज करने के लिए कहा है। कोरोना विषाणु के प्रसार को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात मामलों के प्रमुख डॉक्टर माइकल रियान ने सोमवार को कहा कि खासकर अमेरिका में आप अगर छुट्टियां करने जाते हैं तो लोगों के गले मिलने से थोड़ा सा परहेज करें। औषधि क्षेत्र का नियामक कोरोना विषाणु संक्रमण के 2 टीकों पर गंभीरता से विचार विमर्श कर रहा है और इनमें से सभी को या किसी को जल्द लाइसेंस दिए जाने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है गतिरोध दूर करने के लिए भारत के साथ कर रहे हैं काम, ऐसा कहना है चीन का। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध और अधिक घटाने के लिए चीन और भारत काम कर रहे हैं। वे दोनों देश अगले दौर की वार्ताओं के लिए विशेष इंतजाम करने को लेकर परामर्श करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने मंगलवार को यह कहा। चीन और भारत की थल सेनाओं ने मई को शुरुआत में उपजे सीमा गतिरोध का हल करने के लिए 4 नवंबर को कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बैठक की थी। अगले दौर की वार्ता कब होगी, इस सवाल पर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने बीजिंग में कहा कि चीन और भारत सीमा मुद्दे पर राजनयिक व सैन्य माध्यमों से संवाद कर रहे हैं और हम सीमा पर
गतिरोध और अधिक घटाने के लिए काम कर रहे हैं। चुनिंग ने कहा कि मौजूदा आम सहमति को क्रियान्वित करने के आधार पर हम आगे की वार्ताओं के लिए विशेष इंतजाम करने को लेकर परामर्श करेंगे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है कि ऑस्ट्रेलिया में अब गूगल या फेसबुक पर समाचार के लिए करना होगा भुगतान। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया सरकार बुधवार को संसद में एक नया विधेयक पेश करेगी जो गूगल और फेसबुक को देश में पत्रकारिता या समाचार से जुड़ी गतिविधियों के लिए भुगतान करने को बाध्य करेगा। वित्त मंत्री जोश फ्रीडेनबर्ग ने मंगलवार को कहा कि समाचार मीडिया मोलतोल संहिता बनाने के लिए यह विधेयक लाया जाएगा। संसदीय समिति इस पर विचार करेगी और उसके बाद अगले साल संसद इस पर मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा सुधार होगा, यह विश्व में पहली बार होगा और दुनिया देख रही है कि यह ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। फ्रीडेनबर्ग ने कहा कि यह एक समग्र कानून है जो दुनिया में इस तरह के किसी भी कानून की अपेक्षा आगे जाकर बात करता है। शुरुआत में सरकार की योजना गूगल और फेसबुक पे पत्रकारिता करने या समाचार वितरण करने के मामले में सरकारी मीडिया मसलन ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को इसके दायरे से बाहर रखने की थी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है ब्रिटेन के इतिहास का सबसे पहला टीकाकरण शुरू हो गया है। इसमें आयरलैंड की मैगी को लगा कोरोना का पहला टीका। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। उत्तरी आयरलैंड की 90 साल की एक महिला कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लगवाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई है। मार्गरेट कीनान मैगी को टीका लगाए जाने के साथ ही ब्रिटेन के इतिहास के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई। यह टीका फाइजर बायोएनटेक ने बनाया है। मैगी को कोवेंट्री के स्थानीय अस्पताल में सुबह 6:31 पर नर्स ने पार्सन्स ने कोविड-19 का टीका लगाया। नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने इस ऐतिहासिक पल इसे बताया। इस दिन को भयावह कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वीडे या वैक्सीन डे कहा जा रहा है। अगले हफ्ते 91 साल की होने जा रही मैगी ने कहा, मुझे बहुत खास महसूस हो रहा है कि मैं ऐसी पहली व्यक्ति हूँ जिसका कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। समय से पहले मिला यह मेरे लिए जन्मदिन का सबसे अच्छा उपहार है, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि अब अंततः मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर नववर्ष मना सकती हूँ। लगभग पूरे साल मुझे अकेला ही रहना पड़ा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा, अगले हफ्ते 91 साल की होने जा रही मैगी ने कहा कि मुझे बहुत खास महसूस हो रहा है कि मैं ऐसी पहली व्यक्ति हूँ जिसका कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। समय से पहले मिला यह मेरे लिए जन्मदिन का सबसे अच्छा उपहार है, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि अब अंततः मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर नववर्ष मना सकती हूँ। लगभग पूरे साल मुझे अकेला ही रहना पड़ा। उन्होंने कहा, मेरी सलाह होगी कि जिसे भी टीका प्राप्त हो वह उसे स्वीकार करे। यदि मैं 90 की उम्र में इसे लगवा सकती हूँ तो आप भी लगवा सकते हैं। वहीं इसी के साथ ही भारतीय मूल के पहले दंपति को भी लगे टीके। उत्तर पूर्वी इंग्लैंड के भारतीय मूल के 27 वर्षीय व्यक्ति और उनकी 83 वर्षीय पत्नी मंगलवार को दुनिया के भारतीय मूल के पहले दंपति बने जिन्हें कोविड-19 का टीका दिया गया। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 4% से कम हुई। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण का उपचार करा रहे मरीजों की संख्या घटकर संक्रमण के अब तक सामने आए कुल मामलों के 4% से भी कम रह गई है। इसके अलावा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या प्रतिदिन सामने आने वाले संक्रमण के मामलों से अधिक है। जैसे ठीक होने वाले मरीजों की राष्ट्रीय दर इस समय 94.59% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक उपचाराधीन मरीजों की संख्या उल्लेखनीय रूप से घटकर 3,83,000 रह गई है। वर्तमान में देश में कोरोना के 3,83,886 मरीज उपचाराधीन हैं और यह संख्या संक्रमण के कुल मामलों से थोड़ी सी ज्यादा है।
मंत्रालय के मुताबिक उपचाराधीन मरीजों की संख्या उल्लेखनीय रूप से घटकर 3,83,000 रह गई है। वर्तमान में देश में कोरोना के 3,83,866 मरीज उपचाराधीन है और यह संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 3.96% है। मंत्रालय के मुताबिक प्रतिदिन कोरोना के ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि और महामारी से होने वाली मृत्यु दर में गिरावट से भारत में उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। मंत्रालय ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया है। लगभग 5 महीने बाद 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 26,567 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के कुल 39,045 मरीज ठीक हो गए हैं। इससे एक दिन में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 12,863 की कमी है। अब तक कुल 91,78,946 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं मंत्रालय ने कहा कि ठीक होने वाले नए मरीजों की संख्या में से 76.31% लोग 10 राज्यों और संघ शासित प्रदेश के थे। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र में एक दिन में 7,345 मरीज ठीक हो गए। इस दौरान केरल में 4,705 और दिल्ली में 3,818 मरीज ठीक हो गए। कोरोना विषाणु संक्रमण के नए मामलों में से 72.50% 10 राज्यों और संघ शासित प्रदेश के हैं। मंत्रालय के अनुसार देश में प्रतिदिन कोरोना से होने वाली मौत की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 24 घंटे में देश में इस महामारी से 400 से कम मरीजों की मौत हुई। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है कि राजस्थान के पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में भाजपा 1805 और कांग्रेस 1686 सीटों पर जीती। आइए जान लेते हैं इस बारे में विस्तार से। राजस्थान के 21 जिलों में 4,371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में भाजपा के 1805 उम्मीदवार जीत गए हैं, जबकि कांग्रेस के 1686 उम्मीदवारों को जीत मिली है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार निर्दलीय 412 व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 56 जगह विजयी रही है। बाकी सीटों के आधिकारिक परिणाम अभी आने बाकी हैं। इसी तरह जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस 121, भाजपा 190 व आरएलपी 5 सीटों पर जीती है। कुल 636 जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव हुए हैं। बाकी सीटों के परिणाम अभी आने बाकी हैं। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि जिला मुख्यालयों पर यह मतगणना सुबह 9 बजे शुरू हुई। 636 जिला परिषद सदस्यों के लिए 1,778 उम्मीदवार व 4,371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 12,663 उम्मीदवार मैदान में थे। उल्लेखनीय है कि जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 4 चरणों में 23 नवंबर, 27 नवंबर, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान हुआ था। उन्होंने बताया कि इसी तरह प्रधान या प्रमुख का चुनाव 10 दिसंबर और उप प्रधान या उप प्रमुख 11 दिसंबर को चुनाव होगा। इसी के साथ चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है भारत बंद पर दिखी दिल्ली में सख्ती। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। किसानों के भारत बंद के आह्वान पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर मार्ग परिवर्तित कर दिया, जिसके कारण मंगलवार सुबह से दोपहर तक लोगों को परेशानी होती रही और लोग रास्ते के लिए जूझते रहे। हिंसा फैलाने की किसी भी आशंका को खत्म करने के लिए पुलिस ने सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर रखे थे और जगह जगह पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाई गई थी और वाहनों की जांच और लोगों से पूछताछ हो रही थी। हालांकि मंगलवार को राजधानी में यातायात सामान्य रहा। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली डीटीसी बसों और मेट्रो के सामान्य परिचालन के कारण लोगों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। आनंद विहार बस अड्डे और यूपी गेट तक NH24 पर ट्रैफिक सामान्य रहा। इसके आगे का रूट किसानों ने बंद कर दिया था, जिसके कारण गाजियाबाद या नोएडा जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। निजी वाहन भी सड़कों पर सामान्य दिनों की तरह दिखाई दी। दिल्ली पुलिस के जवान सड़कों पर मुस्तैद दिखाई पड़े। भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी राजधानी की सुरक्षा में लगाया गया था। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मियों को भारी तैनाती की गई थी। विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था सतीश गोलचा ने कहा कि दिल्ली में सभी बाजार आम दिनों की तरह खुले हुए हैं। राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर भी सामान्य रूप से चल रहे हैं। दिल्ली में किसी भी प्रकार की हिंसा की सूचना नहीं है। विशेष आयुक्त ने कहा कि फिलहाल दिल्ली में हालात सामान्य है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता है तो
उससे दिल्ली पुलिस सख्ती से निपटेगी। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी थी कि आवाजाही बाधित करने और दुकानों को जबरन बंद कराने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी ईशु सिंघल ने कहा कि सामान्य आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम किए। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है कोरोना से 24 घंटे में हुई 57 मौतें। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली में कोरोना के मामले मंगलवार को बढ़ गए हैं। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3188 नए मामले सामने आए हैं और 57 मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान दिल्ली में 75,409 कोरोना संक्रमण की जांच हुई। संक्रमण की दर 4.23 व मृत्यु दर 2.16% दर्ज की गई है। सोमवार को संक्रमण दर 3.15% दर्ज की गई थी। दिल्ली में इस समय 6,357 सील क्षेत्र है। 12,909 मरीजों का घर में एकांतवास में इलाज हो रहा है। सक्रिय मामलों की संख्या 22,310 है। मंगलवार को ट्वीट कर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना से हो रही मौत के आंकड़े में भी कमी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने जो रिपोर्ट साझा की है उस रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 नवंबर से पहले 2 व 3 नवंबर को मौत के आंकड़े में गिरावट दर्ज की गई थी। इन दिनों में क्रमशः 42 व 48 मौत दर्ज हुई थी। शकूर बस्ती में बने कोविड केयर सेंटर में अब केवल 5 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अब तक यहाँ कुल 839 मरीज भर्ती किए गए हैं। कुल मरीजों में से 834 मरीजों की छुट्टी हो चुकी है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है पैसा नहीं होने से चिल्ला परियोजना का काम बंद। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली नोएडा के बीच के यातायात को जाम मुक्त बनाने की महत्वाकांक्षी चिल्ला एलिवेटेड परियोजना रकम नहीं मिलने की वजह से रुक गई है। नोएडा प्राधिकरण के पैसे देने से मना करने पर उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉर्पोरेशन ने काम बंद कर दिया है। अब शासन से पैसा मिलने के बाद ही काम शुरू हो सकेगा। काम बंद के कारण परियोजना निर्धारित समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। फिल्म सिटी रास्ते पर जाम की समस्या खत्म करने के लिए इस एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जा रहा है। इस परियोजना पर करीब 605 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। समझौते के तहत नोएडा प्राधिकरण और सरकार ने 50-50% रकम वहन कर ली थी। ऐसे में प्रदेश सरकार को 302 करोड़ 66 लाख रुपए का खर्चा वहन करना है। प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक निर्माण पर अब तक प्राधिकरण करीब 74 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, जबकि शासन से 1 रुपया तक नहीं मिला। ऐसे में निर्णय लिया गया था कि शासन से पैसे मिलने तक नोएडा प्राधिकरण अब कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। यह प्रस्ताव गत सप्ताह हुई बोर्ड बैठक में मंजूर हो चुका है। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद अब काम बंद हो गया है। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि पैसे लेने के लिए नोएडा प्राधिकरण की ओर से प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी और अन्य अधिकारियों को कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया। ऐसे में काम बंद करने के अलावा कोई विकल्प सामने नहीं था। शासन से पैसे मिलने के बाद ही काम शुरू होगा। काम बंद होने पर यह परियोजना अब तय समय से देरी से शुरू होगी। अभी तक योजना के मुताबिक पहले चरण में सितंबर 2021 तक सेक्टर 18 से महामाया फ्लाईओवर तक काम पूरा करना था, जबकि पूरा रोड दिसंबर 2021 तक बनना था, जिसमें अब देरी होगी। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।